नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम हिंदी भाषा और उसकी बोलियां इस विषय को पढ़ने और समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हिंदी भाषा में ही भाषा किसे कहते हैं इसको हम समझते हैं। भाषा शब्द जो है ये भाष धातु से बना है और इसका अर्थ है बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है, अपनी बात दूसरे को समझाता है, उसे हम भाषा कहते हैं। अब भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के विचारों को दूसरे पर व्यक्त करते हैं और दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं। तो बच्चा, भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं। भाषा के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। कौन कौन से लक्षण हैं? भाषा मूलतः ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था है। अगर बच्चे हमारे मुंह से ध्वनि ही ना निकले तो हम भाषा को दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचा सकते अपनी बात को। यह मानव मुख से निकली एक अभिव्यक्ति है। यह विचारों के आदान प्रदान का साधन है। इसके शब्दों के अर्थ प्राय रूढ़ होते हैं। तो ये सब किसके लक्षण हैं? ये भाषा के लक्षण हैं। अब भाषा के रूप कितने हैं? भाषा के दो रूप हैं। एक है मौखिक रूप, दूसरा है लिखित रूप। मौखिक रूप आप समझते हैं, ये भाषा का मूल रूप है। हम मुंह से बोलकर अपनी बात जो दूसरे तक पहुंचाते हैं वो मौखिक रूप है। और लिखित है जिसको हम लिख कर अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। बोल तो हम सब लेते हैं, शुद्ध भी बोलते हैं, अशुद्ध भी बोलते हैं, लेकिन लिखने के लिए हमें सीखने की ज़रूरत होती है। और भाषा के ये लिखने वाले रूप को हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी लिपि है। संसार में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं और इन्हें 12 परिवारों में बांटा गया है, 12 अलग अलग समूहों में बांटा गया है। अब ये 12 समूह कौन से हैं? पहला है भारोपीय, जिसमें भारत और यूरोपीय। दूसरा है द्रविड़। तीसरा है चीनी तिब्बती बर्मी। चौथा है रोमेटिक। पांचवा है हेमेटिक। छठा है आग्नेय। सातवां है यूराल आइटाइक। आठवां है बांटू। नौवां है अमेरिकी रेड इंडियंस। 10वां है काकेशस। 11 सूडानी और 12 बुशमैन। इन्हीं परिवारों में, इन्हीं समूहों में ये सारे संसार की भाषाएं बटी हुई हैं। अब भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो 2 परिवारों में बटी हुई हैं। पहला है भारोपीय परिवार, दूसरा है द्रविड़ परिवार। तो भारोपीय परिवार में आगे से जो बटा हुआ है वो है आर्य भाषा परिवार। भारोपीय में भी आगे बटाए हुए हैं भाषाएं, जिसमें एक भाग है आर्य भाषा परिवार। और इस परिवार में हिंदी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, असमिया, उड़िया, बंगला, कश्मीरी आदि भाषाएं शामिल हैं जो हमारे देश में बोली जाती हैं। दूसरा है द्रविड़ परिवार। द्रविड़ परिवार से तात्पर्य है दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाएं, जिनमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये सब भाषाएं शामिल हैं जो भारत के दक्षिण भाग में बोली जाती हैं। अब जो आर्य भाषा परिवार है उसके बारे में बता रहे हैं। भारत यूरोपीय भाषा परिवार विशाल है, बहुत बड़ा है। इस परिवार की एक महत्वपूर्ण शाखा है भारतीय आर्य भाषा परिवार। इस परिवार में हिंदी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, असमिया, उड़िया, बंगला, कश्मीरी आदि भाषाएं सम्मिलित हैं। इस भाषा का प्राचीनतम रूप हमें वैदिक संस्कृत में सुरक्षित मिलता है। वैदिक संस्कृत से आधुनिक युग की भारतीय भाषाओं तक आने में इन 4 चरणों से गुजरना पड़ा है। तो वैदिक संस्कृत से हमारी भाषा शुरू हुई और उसे 4 अलग अलग स्टेजेस से, चरणों से गुजरना पड़ा, तो उसका रूप जो है वो अब हमारे सामने आया। सबसे पहले आपको समय के अनुसार बांटा गया है। वैदिक संस्कृत का समय 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व था। उसके बाद फिर लौकिक संस्कृत आई जो 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक बोली जाती थी। उसके बाद पाली और प्राकृत आई जो 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक बोली जाती थी। और फिर अपभ्रंश भाषा आई जो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक बोली गई। और इसी अपभ्रंश भाषा से आधुनिक भारतीय भाषाएं निकलीं। हमारे देश में अपभ्रंश का प्रचलन 500 से 1000 ईस्वी तक के मध्य था। इसी से आधुनिक भारतीय भाषाएं निकली हैं।
अपभ्रंश स्वयं पाली प्राकृत से विकसित है। उस समय देश में अपभ्रंश के कई रूप प्रचलित थे। कौन कौन से? शौर सैनी, मागधी और महाराष्ट्री। ये 3 रूप अपभ्रंश के हमारे देश में प्रचलित थे और इन्हीं से आधुनिक भारतीय भाषाओं की धारा निकली। आधुनिक भारतीय भाषाओं में संस्कृत के शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। प्रचुर मतलब बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। अब यहाँ बताया जा रहा है किस तरह से इनका विकास हुआ। जो शौर सैनी अपभ्रंश था उससे राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी भाषा बनी। मागधी अपभ्रंश से बिहारी भाषा बनी और अर्ध मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी निकली। अब इसके बाद भाषा की विशेषताएं बताई जा रही हैं कि भाषा सामाजिक व्यवहार की वस्तु है। सामाजिक व्यवहार कैसे? हम समाज में जो भी व्यवहार करते हैं वो भाषा का सहारा लेकर ही करते हैं। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा किसी की संपत्ति या किसी की जायदाद नहीं है। भाषा अर्जित संपत्ति है। अर्जित कैसे है? हमें इसे सीखना पड़ता है। भाषा का अर्जन अनुकरण से होता है। भाषा कैसे हम सीख पाते हैं? दूसरे का अनुकरण करके। आप छोटे से बच्चे को बार बार बोलना सिखाते हो, माँ बोलो, माँ माँ, पा, तो बच्चा अनुकरण करके बोलना सीखता है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा में परिवर्तन होते रहते हैं, नए नए शब्द उसमें जुड़ते रहते हैं। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता। हर भाषा का अपना मानक रूप होता है। हर भाषा की अपनी विशेषताएं होती हैं। भाषा के बारे में विदेशी विद्वानों के विचार। अ लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ arbitrary vocal symbolics by means of which a society group cooperates। ये ब्लैक एंड ट्रेगर ने कहा है और ब्रिटानिया इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में लिखा हुआ है। लैंग्वेज में बी डिफाइंड एज अ आर्बिट्रेरी सिस्टम ऑफ वोकल सिम्बल्स बाय मीन्स ऑफ विच human begins as members of a social group and participate in culture, interact and communicate। भाषा वो है जिसमें समूह जो हैं अपनी बात को कहते हैं और अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब हम भाषा के इन रूपों को समझते हैं। सबसे पहला है मूल भाषा। मूल भाषा उस भाषा को कहते हैं जिससे बहुत सी अन्य भाषाएं निकली हों। जैसे संस्कृत मूल भाषा है, इससे हिंदी, मराठी, बंगला, असमी आदि भाषाएं निकली हैं। दूसरा है व्यक्ति बोली। हर व्यक्ति की बोली अन्यों से भिन्न होती है। हिंदी भाषी लोगों की भी अपनी अपनी भिन्न भिन्न बोलियां हैं। ये आप लोगों ने महसूस किया होगा कि हर किसी की बोली अलग होती है। अब एक है स्थानीय बोली। किसी छोटे क्षेत्र या स्थान की बोली भी अपनी अलग विशेषता लिए होती है। बनारस के लोगों की स्थानीय बोली बनारसी है। कई स्थानीय बोलियां मिलकर उपबोली बनती हैं। अब उपबोली किसे कहते हैं? आपको बताया कि कई स्थानीय बोलियों के समूह को उपबोली कहा जाता है। फिर है बोली। किसी भाषा क्षेत्र में बोले जाने वाले उस भाषा के उपरूप के बोली कहा जाता है, जैसे हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी या राजस्थानी या पंजाबी आदि। उपभाषा क्या है? कभी कभी किसी भाषा के अंतर्गत कुछ ऐसे बड़े उपरूप मिलते हैं जिनमें हरेक के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। इन्हें उपभाषा कहते हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। आप देखते हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। ये यहाँ सब स्थानों पर हिंदी ही बोली जाती है, लेकिन हर जगह की हिंदी का रूप जो है वो अलग है। एक जगह की बोली भाषा दूसरी जगह से भिन्न है। मानक भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज कौन सी है? किसी भाषा के प्रयोग की दृष्टि से आदर्श रूप को मानक या परिनिश्चित भाषा कहते हैं। इससे भाषा की सर्वत्र एक रूपता बनी रहती है। यह रूप शिक्षा, शासन, साहित्य रचना में मान्य होता है। मानक भाषा का मतलब जैसे हिंदी साहित्य की रचना, पंजाबी साहित्य की रचना, तो जो साहित्यिक भाषा है उसे मानक भाषा कहा जाता है। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। किसी देश के राजकाज या शासन में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहा जाता है। संविधान की व्यवस्था के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है, पर इसे 15 वर्षों के लिए रोक दिया गया था। यह व्यवस्था अभी तक चली आ रही है। अब है नेशनल लैंग्वेज या राष्ट्रभाषा। जिस भाषा का प्रयोग पूरे देश में होता है उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। भारत के संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो राष्ट्रभाषा तो हमारी एक है, हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज या साहित्य रचना की भाषा वो हर जगह की अलग अलग हो सकती है।
हिंदी भाषा के कुछ अन्य रूप भी हैं, जैसे कार्यालय हिंदी, तकनीकी हिंदी, वाणिज्यिक हिंदी, जनसंचारी हिंदी। अब बच्चों यहाँ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है हिंदी की उपभाषाएं और उनकी बोलियाँ। तो उपभाषा आपको मैंने अभी ऊपर बताया यहाँ पर कि जैसे उन्होंने बताया था हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। अब इनकी बोलियों के बारे में और किस किस क्षेत्र में ये बोली जाती हैं ये आपको बताया जा रहा है। जो पश्चिमी हिंदी है इसकी बोलियां हैं ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। इसे मथुरा, दिल्ली, रोहतक, बुंदेलखंड और कन्नौज में बोला जाता है। पूर्वी हिंदी की भाषाएं हैं अवधी, बंगेली, छत्तीसगढ़ी। इन्हें लखनऊ, रीवा और रायपुर में बोला जाता है। बिहारी हिंदी जो है ये मगही, मैथिली और भोजपुरी इसकी बोलियां हैं और इसे गया, दरभंगा और बलिया में बोला जाता है। पहाड़ी हिंदी में मंडयाली, गढ़वाली, कुमाऊनी ये बोलियां हैं। इन्हें कुल्लू मंडी, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल में बोला जाता है। और राजस्थानी हिंदी में जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी और मेवाड़ी ये सब बोलियां हैं जिन्हें जयपुर, मेवात, जोधपुर, मारवाड़ में बोला जाता है। तो अब हम ये जो बोलियां यहाँ बताई गई हैं 18, इनका संक्षिप्त परिचय आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली है खड़ी बोली। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है, एक साहित्यिक खड़ी बोली के रूप में और दूसरे दिल्ली, मेरठ के आसपास की बोली के रूप में। यहाँ हम दूसरे अर्थ को भी ले रहे हैं। खड़ी बोली में खड़ी शब्द का अर्थ विवादास्पद है। कुछ लोगों ने खड़ी का अर्थ खरी माना है और दूसरों ने खड़ी को प्रचलित अर्थ में लिया है। खड़ी बोली का उद्भव शोर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ है। इसका क्षेत्र दिल्ली, मेरठ, देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद तक फैला है। इसके बोलने वालों की संख्या 3 करोड़ से अधिक है। लोक साहित्य की दृष्टि से भी खड़ी बोली संपन्न है। खड़ी बोली में नाटक, उपन्यास, कहानियाँ, लोक कथाएँ, लोकगीत पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तथा एक सीमा तक दक्षिणी हिंदी खड़ी बोली पर आधारित है। तो खड़ी बोली का क्षेत्र जो है वो बहुत विस्तृत है। दूसरी है ब्रज भाषा। ब्रज क्षेत्र की बोली होने के कारण यह ब्रज भाषा कहलाई। ब्रज भाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, बदायूं, बरेली आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। इससे बोलने वालों की संख्या भी 3 करोड़ से अधिक है। साहित्य और लोक साहित्य दोनों दृष्टियों से ब्रज भाषा बहुत संपन्न है। सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, देव रत्नाकर आदि कवियों ने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में ही की हैं। यह बोली विकसित होकर भाषा का रूप ले चुकी है। तीसरी है हरियाणवी। हरियाणा राज्य की प्रमुख बोली होने के कारण इसे हरियाणवी कहा जाता है। हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति काफ़ी विवादास्पद है। हरियाणवी का विकास उत्तरी शोर सैनी अपभ्रंश के पश्चिम रूप से हुआ है। खड़ी बोली, अहीर बाटी, मारवाड़ी, पंजाबी आदि बोलियों से घिरी इस बोली को कुछ लोग खड़ी बोली का पंजाबी से प्रभावित रूप मानते हैं। इसका क्षेत्र हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग है। बांगरू शब्द को कुछ लोग हरियाणवी के रूप में प्रयुक्त करते हैं। वैसे बांगरू हिसार के आसपास की बोली है। इसे हरियाणवी की उपबोली मानते हैं। हरियाणवी बोलने वालों की संख्या 1 करोड़ से ऊपर है। अब आ गया बुंदेली। बुंदेले राजपूतों के कारण मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा में झांसी, छतरपुर, सागर आदि के आसपास के क्षेत्र बुंदेलखंड कहलाता है। यहीं की बोली को बुंदेली बोली कहा जाता है। इसका विस्तृत क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद के आसपास का क्षेत्र है। इसके बोलने वालों की संख्या 2 करोड़ से ऊपर है। बुंदेली बोली का विकास शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। बुंदेली और ब्रजभाषा में काफ़ी समानता है। बुंदेली में लोक साहित्य भी काफ़ी है। इसकी प्रसिद्ध रचना आला उदल है। आला लोकगीत की एक शैली है। अब आ गई कन्नौजी बोली। कन्नौज इस बोली का केंद्र है। यह इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके बोलने वाले 2 करोड़ से अधिक लोग हैं। कन्नौजी भी शोर सैनी अपभ्रंश से निकली है। यह ब्रजभाषा के इतने निकट है कि कुछ लोग इसे ब्रजभाषा का ही एक रूप मानते हैं। कन्नौजी में केवल लोक साहित्य मिलता है। इसकी उपबोलियाँ हैं तिरहरी, पचरुआ, संडीली आदि। इसके बाद है अवधी भाषा।
इस बोली का केंद्र अवध का अयोध्या है। अयोध्या का ही विकसित रूप अवध है, जिससे अवधि बना है। अधिकांश विद्वान इसका संबंध अर्धमागधी से जोड़ते हैं। अवधि का क्षेत्र लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैज़ाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि है। इसके बोलने वालों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। अवधि में साहित्य तथा लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अब यह बोली से विकसित होकर उपभाषा का रूप ले चुकी है। तुलसीदास का रामचरितमानस तथा जायसी का महाकाव्य पद्मावत अवधी भाषा में ही रचित है। नेक्स्ट है बघेली। रीवा मध्य प्रदेश तथा आसपास का क्षेत्र बघेल खंड कहलाता है और वहाँ की बोली को बघेली कहा जाता है। बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के ही एक क्षेत्रीय रूप में हुआ है। यद्यपि लोग इसे अलग बोली मानते हैं, पर भाषा वैज्ञानिक इसे अवधि की ही एक उपबोली मानते हैं। इसे वे दक्षिणी अवधि कहते हैं। इसका क्षेत्र रीवा, नागौर, शहडोल, सतना, मेहर तथा आसपास का क्षेत्र है। बघेली बोलने वालों की संख्या 1 करोड़ से अधिक है। इसमें अवध की तुलना में ब के स्थान पर व बोलने की प्रवृत्ति अधिक है। बघेली में केवल लोक साहित्य मिलता है। गहोरा, तिरहारी तथा जुराड़ आदि इसकी उपबोलियां हैं। अब है छत्तीसगढ़ी बोली। इसका मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ी कहा जाता है। अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप में इसका विकास हुआ। इसका क्षेत्र सरगुजा, कौरिया, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर आदि हैं। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ है। इसमें महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। इलाका, इलाखा, मंसूबा, मंसूबा इसकी प्रमुख बोलियां हैं। सरगुजिया, बेंगानी तथा हवली। अब है पश्चिमी राजस्थानी, जिसे मारवाड़ी भी कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थानी पश्चिम राजस्थान अर्थात जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर आदि में बोली जाती है। इसे मारवाड़ी भी कहते हैं। इसे बोलने वालों की संख्या लगभग 2 करोड़ है। इसका विकास शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। मारवाड़ी में साहित्य तथा लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में मिलता है। मेवाड़ी, टाटकी, थली, बीकानेरी, शेखावटी, गोंडबाडी तथा खेखरी आदि इसकी उपबोलियां हैं। उत्तरी राजस्थानी मेवाती। इसका क्षेत्र अलवर, गुड़गांव, भरतपुर के आसपास का क्षेत्र है। इसे मेवाती भी कहते हैं। मेवाती नाम मेवात इलाके के नाम पर पड़ा। इसकी एक मिश्रित बोली अहीर भाटी है, जो गुरुग्राम, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। इस पर हरियाणवी का बहुत प्रभाव है। मेवाती में केवल लोक साहित्य है। इसका उद्भव शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ। इसके बोलने वालों की संख्या 50 लाख से ऊपर है। पूर्वी राजस्थानी जयपुरी। राजस्थान के पूर्वी भाग जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ आदि में यह बोली बोली जाती है। इसकी प्रतिनिधि बोली जयपुरी है और इसका केंद्र जयपुर है। जयपुरी को ढूंढानी भी कहते हैं। पूर्वी राजस्थानी बोलने वालों की संख्या लगभग 1 करोड़ है। जयपुरी, राजबाटी, अजमेरी, किशनगढ़ी, हाड़ौती इसकी उपबोलियां हैं। ये सभी शौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। दक्षिणी राजस्थानी मालवी। इसका क्षेत्र इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद के आसपास का इलाका है। इसकी प्रतिनिधि बोली का नाम मालवी है। इसका मुख्य क्षेत्र मालवा है। इसके बोलने वालों की संख्या 1 करोड़ से ऊपर है। शौर सैनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में साहित्य और लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। रांगड़ी तथा साधवाड़ी इसकी उपबोलियां हैं। तो आप देख रहे हैं, एक मुख्य बोली है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होकर उसके साथ साथ बहुत सी उपबोलियां भी जुड़ी हुई हैं। पश्चिमी पहाड़ी। इसका क्षेत्र सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा, हिमाचल प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। शौर सैनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली की उपबोलियां हैं चंबाली, क्योथली आदि। इसमें केवल लोक साहित्य उपलब्ध है। मध्यवर्ती पहाड़ी। शौर सैनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली का क्षेत्र गढ़वाल, कुमाऊं, उत्तराखंड के आसपास का क्षेत्र है। वस्तुतः गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियों का समूह नाम मध्यवर्ती पहाड़ी है। इन बोलियों को बोलने वालों की संख्या 60 लाख से ऊपर है। इन बोलियों में लोक साहित्य काफ़ी मिलता है। उसके बाद आ जाती है भोजपुरी। बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा। मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित इस बोली का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण के आसपास का क्षेत्र है।
हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी के बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। इसकी संख्या लगभग 5 करोड़ है। भोजपुरी लोक साहित्य की दृष्टि से काफ़ी संपन्न है। इसकी उपबोलियाँ हैं बनारसी, नागपुरिया आदि। अब है मगही। संस्कृत शब्द मगध से विकसित शब्द मगह के आधार पर इसका नाम मगही पड़ा। मागधी अपभ्रंश से विकसित यह बोली पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर के आसपास बोली जाती है। इससे बोलने वालों की संख्या 2 करोड़ के लगभग है। इसमें काफ़ी लोक साहित्य मिलता है। अब है मैथिली। मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित मैथिली बोली मिथिला क्षेत्र में बोली जाती है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर आदि में इसे बोला जाता है। लोक साहित्य की दृष्टि से मैथिली बहुत संपन्न है। इसमें साहित्य रचना भी प्राचीन काल से होती आई है। विद्यापति की पदावली मैथिली में ही रचित है। इसके अतिरिक्त गोविंददास, रणजीव लाल, हरिमोहन झा आदि साहित्यकार भी मैथिली में हुए हैं। उत्तरी मैथिली, पश्चिमी मैथिली, पूर्वी मैथिली और दक्षिण मैथिली इसी की उपबोलियाँ हैं। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में हिंदी भाषा, उसका उद्भव और उसकी उपबोलियाँ, उनको बोले जाने का क्षेत्र और उनका उद्गम स्थान, इस सबको विस्तार पूर्वक से सुना। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, जिससे और भी इसका लाभ उठा सकें। आपकी परियोजना कार्य के लिए यह विषय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इस पर अपनी प्रोजेक्ट वर्क भी बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।